हाँ, हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग का मैसेज आया था कि सर बायोलॉजी का तो मॉडल पेपर करवा दिए, हमको केमिस्ट्री का बताइए। तो बहुत सारा बच्चे का मैसेज आया, बच्ची का भी, कि सर केमिस्ट्री का भी मॉडल पेपर बताइए। तो चलिए, जनता की डिमांड पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर दिया था केमिस्ट्री का, उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बढ़िया से इसको देखिए, ठीक है? मजा आएगा आप लोग को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ये है आपका कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड 2026 का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, ठीक है? 3 क्वेश्चन ऐसा ही दिखेगा आपको, बाकी पूरा टाइप करवा के लाए हैं तो आपको मजा आएगा। पिछले वीडियो में भी बच्चा लोग का कंप्लेन था कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज जो क्वेश्चन लाए हूँ पूरा दिखाई देगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये पहला क्वेश्चन है आपका, हमसे पूछ रहा है विच डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है कि किस तरह के डिफेक्ट में जो डेंसिटी है सॉलिड का कम हो जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट में होता है। और आयनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट, है ना? इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन जो सॉलिड से मिस कर जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। और आयनिक सॉलिड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। तो पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन होता है? तो ट्राइक्लिनिक। कौन सा? ट्राइक्लिनिक। आप लोग पढ़े होंगे कि जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल होता है, ट्राइक्लिनिक टोटल 7 तरह का होता है, जिसमें ट्राइक्लिनिक वाला में आप लोग पढ़े होंगे कि उसका जो एज पैरामीटर होता है ये तीनों बराबर इक्वल नहीं होता है, और जो एक्सियल एंगल होता है अल्फा, ये नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, और ये 90 के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग ट्राइक्लिनिक को बोलते हैं कि ये सबसे अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। आपके एग्जाम में ये वाला नहीं दे करके पूछ सकता है कि सिमेट्रिकल कौन से होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल किसका है, ये बताइए। तो मोस्ट सिमेट्रिकल कौन होता है? तो मोस्ट सिमेट्रिकल होता है आपका क्यूबिकल। कैसा होता है? जो क्यूबिक होता है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, और अनसिमेट्रिकल में आपका कौन है? ट्राइक्लिनिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? ट्राइक्लिनिक। हालांकि यहाँ क्वेश्चन अगर बदल के हमसे पूछेगा कि विच इज द मोस्ट सिमेट्रिकल, तब आंसर क्या होगा? क्यूबिकल। हालांकि ये लिखवाए हुए हैं आप लोग क्लास में भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ एक्स। मतलब एक्स की जगह पे क्या होगा? इफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इज 4। मतलब जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। मतलब नंबर ऑफ एटम का संख्या कितना दिया हुआ है? 4। और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़े हैं जेड इंटू एम, जेड इंटू एम, और ए क्यू इंटू का एवोगैड्रोस नंबर, यही पढ़े हुए हैं हम लोग। तो कह रहा है कि x के जगह पे क्या होगा? तो x के जगह पे होगा z इंटू एम, और z का वैल्यू आपको दिया है कितना? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4m, है ना? तो वो x के जगह पे क्या होगा? 4m। तो देखिए किस ऑप्शन में है। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? b, 4m। आ गया समझ में आप लोग को? चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन है चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग colligative property is used to calculate the molar mass of biomolecule। तो जनरली हम लोग मोलर मास के लिए सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। किसका यूज करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो इसका आप लोग आंसर याद रखिएगा कि चौथा का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे हमको चेक करना पड़ता है वांट ऑफ फैक्टर। क्या चेक करते हैं हम लोग? वांट ऑफ फैक्टर। तो जिसका आई ज्यादा होगा, मतलब वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, अगर आई का वैल्यू बढ़ रहा है तो ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और हमसे पूछ क्या रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। तो कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये कम होता है। बाकी जितना भी प्रॉपर्टी है ये आप याद रखिएगा कि बढ़ता है। तो यहाँ पे आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात है। तो देखेंगे कि जितना नंबर ऑफ आयन जिसमें जितना ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। इसमें बताइए एगो N प्लस होगा, एगो OH माइनस होगा। तो बताइए यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आएगा? जितना यहाँ N का वैल्यू आएगा उतना ही आई का वैल्यू आएगा। तो 2 आयन है तो सर N का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो NH4 प्लस
और NO3 माइनस में टूटेगा, तो यहाँ भी दो आयन है, एगो ये वाला एगो ये वाला, तो सर यहाँ भी वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना है 2। यहाँ पे दो सोडियम है और एगो सल्फेट है, तो सर यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3, तो I का भी वैल्यू कितना होगा 3। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो K प्लस में टूटेगा और NO3 माइनस में, तो एगो ये आयन है एगो ये आयन, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2, तो I का भी वैल्यू कितना आएगा 2। हमसे पूछ रहा था कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा, और यहाँ पे हम लोग 100% डिसोसिएशन मान के चलते हैं, इसलिए जो वैल्यू n का होगा वही वैल्यू I का होगा। तो हमारा I का वैल्यू किसका ज्यादा है, ये इस वाले ऑप्शन का I का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हमारा पांचवा का जो आंसर होगा ये कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया से एकदम समझ में आ गया होगा। एक ही चीज कम होता है, आप ध्यान रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बाकी जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू है, I का वैल्यू बढ़ने से ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है ये बढ़ता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अच्छा, उसी पे फिर से क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूज ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर KCl। अब बताइए KCl के लिए वैल्यू कितना होगा, K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो क्या आयन बनेगा, तो सर 2 गो, तो KCl के लिए n का वैल्यू 2 होगा, मतलब सर I का भी वैल्यू 2 है, तो सीधे n का वैल्यू निकाल लेते हैं, वही I का वैल्यू होगा। NaCl के लिए देखे तो NaCl के लिए तो Cl माइनस और Na प्लस, यहाँ भी सर n का वैल्यू कितना है 2। अगर हम लोग बात करेंगे K2SO4 का, तो सर ये K प्लस होगा, लेकिन 2 गो पोटेशियम है तो 2 गो आयन इसका होगा, एगो आयन इसका होगा, SO4 2 माइनस, तो सर यहाँ n का वैल्यू 3 होगा, तो क्या होगा आंसर हमारा 2 2 और लास्ट में 3। तो ये कॉमा है, ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है, कॉमा, तो 2 2 और क्या हो जाएगा 3, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा बी। एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखते जाइए। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट is useful in relative concentration of solution its vapor pressure। तो वेपर प्रेशर के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, आप लोग राउट थोड़ा पढ़े होंगे कि वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के लिए, तो वहां पे हम लोग किस यूनिट का यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन का। तो सातवां का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, सातवां का आंसर क्या होगा ए। ओके वेरी गुड। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी किए हैं, पिछला आप लोग सॉल्यूशन का वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग सॉल्व किया है कि चाहे मोलैरिटी का बात करें या मोलैरिटी का बात करें प्योर वाटर का, वो कितना हम लोग निकाले थे 55.5। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, चाहे हमसे पूछेगा मोलैरिटी या मोलैरिटी पूछेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा मोलैरिटी या मोलैरिटी का 55.5। ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। अब बताइए हम लोग सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से, इसका फार्मूला होता है L/A। लेंथ का अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको काट देंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा और सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो डी वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है जिसमें पर सेंटीमीटर है, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये 9वां का आंसर क्या हो जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है ना, और उसका मन किया कि भाई इस पे न्यूमेरिकल पूछना है तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा, तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा कि सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है L/A, लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं इसी के रेफरेंस में सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कंपेयर करते हैं, और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेते हैं हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा सी, कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कंसीडर करते हैं 0, रेफरेंस मानते हैं इसको 0 होता है। ओके तो ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन, ये भी आप लोग को बन गया होगा, वेरी गुड। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल। कोई मतलब सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है तो डेल्टा जी का जो वैल्यू है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये निगेटिव होना चाहिए,
और स्टैंडर्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होना चाहिए। और देख लीजिए कि ऐसा कंडीशन कहां पे देखने को मिल रहा है, तो सर हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 का ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या किया था, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया था, है ना, जो टाइप किया है थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है वो, तो चलिए उसके गलती को माफ करते हैं हम लोग। वहां पे 12 नंबर मॉडल पेपर में क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो 1 फैराडे के बराबर, और 1 फैराडे क्या होता है 96,500 कूलम, ये याद रखिएगा। तो एक ऑप्शन ऐसा आपको मिलेगा 9.65 इंटू 10 का पावर 4, इसी को लिख देंगे ना हम लोग 9.65 इंटू 10 का पावर 4 कूलम। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा अगर आप लोग मॉडल पेपर खोलिएगा, वो वाला पीडीएफ अगर आप लोग का होगा आपके पास, तो ये देख सकते हैं कि ये 12 नंबर में ये वाला क्वेश्चन था। हालांकि ये टाइपिंग एरर है, ऐसा टाइप कर दिया था सेम क्वेश्चन को 2 बार, तो कोई गलती नहीं है, गलती से मिस्टेक हुआ है, जो टाइपिंग किया है उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसके बारे में पढ़े थे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O और रेडियो एक्टिव डीके जितना भी होता है, जो भी रेडियो एक्टिव है न्यूक्लियाई वाला चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, सब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। एक ही इसमें हमको दिख रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 का बी। बाकी डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O एंड रेडियो एक्टिव डीके, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज डज अ कैटेलिस्ट ब्रिंग। कैटेलिस्ट हम लोग पढ़े होंगे कि कैटेलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो कैसे करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। कैसे करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये किसको चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। किसको चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, के का यूनिट क्या होगा। अब बताइए, सब के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आपको एक फॉर्मूला बताया है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का कि मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n और पर सेकेंड, ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे आपका कोई भी ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं। जैसे यहां पे हमसे पूछ लिया है जीरो ऑर्डर का। अच्छा, इस फॉर्मूला में जो n है वो n क्या है, तो n है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, जीरो ऑर्डर कह रहा है तो वहां पे जीरो पुट कर दीजिए, तो मोल पर लीटर 1 माइनस का 0, तो एक ही होगा, और पर सेकेंड। तो बताइए यूनिट क्या हो जाएगा, तो सर यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऐसा यूनिट है, या मोल पर लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं सर, मोलर बोलते हैं, तो मोलर पर सेकेंड भी हो जाएगा। तो बताइए इस बिहाफ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सर ऐसा वाला आंसर हमको दिख रहा है पहला वाला। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे जीरो ऑर्डर का ही क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमसे पूछ रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा तो कितना टाइम लगेगा। तो हाफ लाइफ पता है क्या जीरो ऑर्डर का आपको, हाँ सर पता है। टी हाफ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, आप लोग पढ़े होंगे A0/2K, ऐसा होता है। ये आधा लाइफ है 50%, तो 100% क्या होगा, तो T 100% होगा सर। हाफ का मतलब क्या, यहाँ पे 50% का बात कर रहे हैं, 100% का मतलब क्या होगा 2 गुने 50, तो A0/2K। तो सर 2 से 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा बताइए, A0/2K। तो सर हमारा आंसर हो जाएगा T 100% का A0/2K नहीं, 2 तो सर कट ही गया,
तो ए नॉट बाई के। तो कहां पे है ऐसा आंसर? 16 में, ऑप्शन ए वाला में दिख रहा है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर हमसे पूछता कि बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 100% कंप्लीशन टाइम क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, तो उसका जो टाइम लिमिट होता है 100%, वो कितना होता है? इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं हम लोग। कितना कंसीडर करते हैं? इनफाइनाइट, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर कंप्लीटेड। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का पढ़े हैं ना, बता देते हैं थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग पढ़े हैं कि टी हाफ क्या होता है? टी हाफ होता है 0.693 बट्टा में के। ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो आधा जिंदगी है, हाफ लाइफ है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर एट द इंटरफेस ऑफ फेजेस। तो इंटरफेस तभी बनता है जब दो अलग अलग मीडियम होगा। तो ऐसा इंटरफेस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है होमोजीनियस कैटालिसिस में, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि होमोजीनियस कैटालिसिस में जो भी होता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट सेम फेज में होता है, जिसके वजह से वहां इंटरफेस क्रिएट नहीं हो पाता है। इसलिए यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? होमोजीनियस कैटालिसिस। तो 17 का आंसर क्या हो गया यहां पे? होमोजीनियस कैटालिसिस। ओके, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता चल गया होगा, कुछ बच्चा बना भी दिया होगा। चलिए हम बनाते हैं और आप लोग मिलाइएगा सही है कि नहीं। Which of the following is not favorable condition? फेवरेबल कंडीशन नहीं है किसके लिए? फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे फेवरेबल होता है, और केमिकल वाला हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो हमसे पूछ रहा है फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे नहीं होता है, ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है। हमसे यही पूछ रहा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी। समझ गए आप लोग? ओके, वेरी गुड, टैलेंटेड हो भाई तुम लोग, एक ही बार में समझ जाता है। तो 18 का आंसर क्या होगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन करेक्टली मैच नहीं है? ये भी क्वेश्चन आपका सरफेस केमिस्ट्री से है। कह रहा है मिल्क एग्जांपल है इमल्सन का। हाँ भाई सही है, बात तो है, मिल्क एग्जांपल है इमल्सन का। लिक्विड इन लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सन। वेरी गुड। ओके, चीज एग्जांपल है जेल का, ये भी सही है। फेज एग्जांपल है एरोसोल का, ये भी सही है। फॉग जो है, फॉग होता है लिक्विड इन गैस। फॉग क्या होता है? लिक्विड इन गैस, लेकिन ये लिखा हुआ है सॉलिड सॉल, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। और हमसे गलत वाला ही पूछ रहा था, तो 19 का आंसर क्या हो गया? बी। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा हमसे? व्हाट इज द नेम ऑफ अ कॉलवाइडल सिस्टम इन विच बोथ द डिस्पर्स फेज, मतलब डीपी और डीएम एक ही फेज है, तो इस तरह के कॉलवाइडल सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सन। हम लोग पढ़े हैं कि इमल्सन भी दो तरह का होता है, OW टाइप, WO टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे फिलहाल यही पूछा है कि जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब हम लोग सर इसको बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं? इमल्सन। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर हमारा 20 का आंसर आ गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है हमसे सर ये कह रहा है विच ओर हैज टू डिफरेंट मेटल एटम। इस 4 गो ऑप्शन दिया है आपके पास, और पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ओर है जिसमें 2 गो मेटल है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। हेमेटाइट आप लोग पढ़े होंगे सर, फॉर्मूला होता है Fe2O3। बताइए इसमें क्या गो एटम है? एक ही एटम है, आयरन। कॉपर पायराइट क्या होता है? CuFeS2। बताइए इसमें मेटल एटम क्या गो है? 2 गो। कॉपर भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, तो सर यही तो हमसे पूछ रहा था। चलिए आरो चेक कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा CuCO3 CuOH का होल 2, CuOH का होल 2। तो इसमें भी एक ही मेटल है, कॉपर। मैग्नेटाइट Fe3
O4। बताइए इस चारों में से कौन सा आपको दिख रहा है कि जिसमें दो गो मेटल है? तो अनरो बोल देगा कि सर बी वाला ऑप्शन है ना, इसमें दो गो है, एगो कॉपर भी मेटल है सर और एगो आयरन भी मेटल है सर, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सर हमारा आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत। ठीक है, आप लोग को भी सॉल्व हो गया होगा। चलिए चेक करिए और आगे बढ़िए। अच्छा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन टाइटेनियम इन अ स्टेट ऑफ हाई प्यूरिटी? मतलब टाइटेनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं वॉन आर्केल मेथड। किस मेथड का यूज करते हैं हम लोग? वॉन आर्केल मेथड, जिसमें टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड को गर्म करते हैं, जिससे हमको मिलता है टाइटेनियम और बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है? I2। ठीक है, सेम ऐसा प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं जिरकोनियम के लिए, जेड के लिए भी करते हैं, ये याद रखिएगा। वॉन आर्केल मेथड इसके लिए भी यूज होता है। तो 22 का फिलहाल हमारा आंसर क्या आ गया? 22 का ए। 22 का आंसर क्या आ गया? ए। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 24 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस? तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस हम लोग यूज नहीं करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं? एल्यूमिनियम के लिए कार्बन रिडक्शन का प्रोसेस हम लोग नहीं यूज करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कंसंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग मेथड? तो केमिकल लीचिंग मेथड हम लोग करते हैं एल्युमिनियम के लिए, सिल्वर के लिए। ठीक है, तो अर्जेंटाइट क्या होता है? Ag2S को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्जेंटाइट। इसी के लिए हम लोग करते हैं। तो 24 का हमारा आंसर क्या आ गया सर? डी। ओके वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग? बताइए स्मेल्टिंग का पर्पस क्या होता है? जैसे मेटलर्जी में 4 स्टेप होता है कि पहले ड्रेसिंग ऑफ ओर, फिर ओर को उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से हम लोग मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उसको रिड्यूस करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग? तो स्मेल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड से मेटल को हम लोग निकालते हैं। चलिए, तो 25 का आंसर क्या हो गया सर? बी। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्ड? एकदम इजी है, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि भारी है। अब हम समझाते हैं, एक के बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कौन कौन ऑप्शन में दिया है? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन। अच्छा एक बात बताइए आप, पी पाई डी पाई बॉन्ड तो वो ना बनाएगा जिसके पास पी वाला इलेक्ट्रॉन भी होगा, मतलब पी सबसेल में भी इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है और डी वाला में भी है। तो हमको ये ऐसा क्वेश्चन में हमको ये चेक करना पड़ता है, क्या इसका हैसियत है, क्या इसके पास डी वाला सबसेल है, क्या ये बना सकता है? ये हम लोग इसका हैसियत चेक करके पता कर सकते हैं। कैसे हैसियत चेक करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। अब आप लोग को पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2, 2s2 और 2p2। तो क्या इसका हैसियत है? इसमें 2d होता है क्या? नहीं होता सर, d तो होबे नहीं करता है। तो अगर d नहीं है तो p पाई d पाई कैसे बॉन्ड बना लेगा? तो हाँ सर, पहला वाला ऑप्शन गलत है, इसको सीधे काट दीजिए। ओके, दूसरा का आप देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा सर? 1s2, 2s2 और 2p3। सर इसके पास भी 2d थोड़े ना होता है, 2d नहीं होता है। अब बताइए, डी नहीं है और डी वाला बॉन्ड बनाएगा? हैसियत ही नहीं है, इसका भी हैसियत नहीं, हटाओ है, तुम भी नहीं बना पाओगे। बोरॉन का देखिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है सर 5, 1s2, 2s2 और सर 2p1। ये तो और नहीं सर, इसके पास भी 2d तो है ये नहीं है, तो ये डी वाला बॉन्ड सर बनाएगा कैसे? नहीं बना पाएगा। तो आप लोग को अभी एक के बार में चमक जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये वाला तो सीख लिए। चलिए जरूर तुम लोग कमेंट करना। कनेक्ट बोल रहे थे, टंग ट्विस्ट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। लेकिन सर 3d भी तो है। हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसके पास खाली कमरा है, पहले से घर है इसके पास, ज्यादा आदमी आया तो रख देगा।
तो इसके पास सर डी है ना, तो डी वाला तो बॉन्ड बना ही सकता है। हाँ सर, इसका मतलब यहाँ पे सर फास्फोरस का ये हैसियत है पी पाई डी पाई बनाने का। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे। तो सीधे बताइए आंसर 26 का 1 के बारे में समझ में आ गया, सी होगा। भाई जो बॉन्ड हमसे पूछ रहा है उसके पास डी वाला होगा तभी तो डी वाला पी पाई डी पाई बनेगा। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग को समझ में आ गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? अच्छा, बेसिसिटी कितना हो, बेसिसिटी कैसे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कितना H+ डोनेट कर पाएगा। तो एक बात ध्यान में रखना है कि जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उतना H+ डोनेट कर पाएगा। तो हम लोग बनाते हैं H3PO4 का स्ट्रक्चर और इसके साथ एगो दूगो और बना देते हैं। ध्यान से देखिए, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। अच्छा, किसी को भी पूछेंगे कि बताओ कि कै गो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो बोल देगा कि सर 3 गो है। तो सर ये भी वाला H+ बन के निकल जाएगा, सर ये भी H+ निकल जाएगा, ये भी H+ निकल जाएगा। तो सर इसका बेसिसिटी जो होगा 3 होगा। कितना होगा, बेसिसिटी कितना हो गया सर, 3 हो गया। तो इसको कैसा एसिड बोलेंगे, तो सर इसको बोल देंगे ट्राई बेसिक एसिड। क्या बोल देंगे, ट्राई बेसिक एसिड। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, जैसे हमसे पूछ देगा अगर कहीं पूछ दिया H3PO3, तो ये हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा है, फास्फोरस से नहीं, ऑक्सीजन से। ओके, H3PO4 का देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सर कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया H3 और PO3। अब बताइए दो ही गो H ऐसा लग रहा है सर कि जो H+ डोनेट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो सर इसका बेसिसिटी कितना हुआ, तो सर इसका बेसिसिटी हो जाएगा, इसका बेसिसिटी तो हो गया 2, फिर ये कैसा एसिड होगा, डाइबेसिक। अगर इसको बना लिए हैं तो इसको भी देख लीजिए, H3PO2 को। तो सर अगर ये पूछ दे कोई भी पूछेगा आप तो आप लोग बना दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो सर इसका फोटो होता है ऐसा, इसका फोटो होता है इस तरीके से, क्योंकि सर इसमें ऑक्सीजन तो दुइयो है, तो H सब तो डायरेक्ट फास्फोरस से ही ना जुड़ेगा। अब बताइए कि कै गो H है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो कै गो है, एगो है सर, एगो है। तो बताइए इसका बेसिसिटी कितना होगा, तो सर इसका बेसिसिटी होगा 1 और सर ये हो जाएगा मोनो बेसिक एसिड। अब बताइए यहां पे भी हाइड्रोजन 3 गो है, यहां भी हाइड्रोजन 3 गो है, यहां भी हाइड्रोजन 3 गो है, तो डायरेक्टली हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है कि कै गो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। ठीक है, हम हट जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, रोक दिया होगा तुम लोग, पॉज कर दिया होगा, लिखा जाएगा। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। कितना था, 27। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, 29 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये ग्रुप 15 का हाइड्राइड दिया हुआ। ठीक है, पूरा बढ़िया से लिखा ही देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक, हमसे कह रहा है कि सर ज्यादा बेसिक कौन है। तो अगर हम लोग ग्रुप 15 का हाइड्राइड देखें, NH3, फिर क्या होगा PH3, फिर ASH3 और फिर BiH3, ये होता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से जब नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम जो हम लोग आते हैं ऐसे करके नीचे आते हैं, तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। बेसिक, अरे भाई कौन सी लिखा गया, बेसिक कैरेक्टर या बेसिसिटी भी बोल देंगे उसको, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, डिक्रीजेस। अब बताइए ऊपर से नीचे आ रहा है तो बेसिसिटी कम हो रहा है, तो ऊपर वाला ज्यादा बेसिक होगा, तो ऊपर में कौन, NH3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 का सी। 28 का आंसर क्या आ गया, सी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विथ स्टार्च। स्टार्च का रिएक्शन हम लोग कराते हैं आयोडीन के साथ टेस्ट के लिए, तो ये देता है ब्लू ब्लैक कलर। कैसा देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। ये स्टार्च का टेस्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 का डी। 29 का आंसर क्या हो गया, डी। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? अच्छा, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। कह रहा है कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम औकात कितना है? तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी है 4। ये 4 से ज्यादा जीवन में बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है? 4। तो 30 का आंसर क्या हो गया? सी। एक और बात बता देते हैं, नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? फास्फोरस। फास्फोरस का अगर हम लोग बात करेंगे कि सर इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? मैक्सिमम, अरे कौन सी लिखा गया भाई, क्या लिखा जा रहा है तुम लोग? हाँ, फास्फोरस का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ये होता है आपको 6। मैक्सिमम फास्फोरस के पास ये हैसियत है कि ये 6 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, चलिए, तो 30 का आंसर क्या हो गया आपका? सी। नेक्स्ट है आपका 31। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड। हम लोग पढ़े हैं कि ग्रुप 3 में 4F और 5F सीरीज है, जिसमें 4F वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड, और 5F वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। तो कह रहा है लैंथेनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो +3। एक्टिनाइड का भी पूछेगा तो +3। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, 31 का आंसर क्या हो गया सर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। कह रहा है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन Fe3+। तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। अब बताइए भाई साहब, आयरन है 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आर्गन 18 आ गया, 4s2 और 3d6। तो यह है 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन 26 होगा। लेकिन Fe3+ बोल रहा है, मतलब 3 को इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो बताइए Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लोग करें तो सर ऐसे होगा, आर्गन 3 को इलेक्ट्रॉन हटाना है तो 2 को इसमें से हटेगा तो 4s0, एगो इसमें से हटेगा तो 3d5। अब इसका फोटो बनाइए, डी में कितना ऑर्बिटल होता है? सर 5 गो तो होता है, 5 गो होता है। इलेक्ट्रॉन क्या गो है? 1 2 3 4 5। अब क्या गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आन्हर भी देख के बता देगा कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हमको दिख रहा है कि 5 गो खाली है, तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 गो नहीं हो जाएगा जिसका जोड़ा नहीं लगा है। तो सर इसका तो आंसर आन्हर भी दे देगा कि 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आन्हर मतलब लोला, लोला मतलब आन्हर। ठीक है, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए ये भी फर्जी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर? ले भाई, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इसका क्या हो जाएगा सर? आर्गन, इसमें होता है सर 4s1 और 3d10 हो गया। देखिए ऐसा है कहीं पे 4s1 और 3d10, तो सर 33 का आंसर हमको दिख रहा है बी वाला। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको भर भर के सिखाए जब ये हम चैप्टर पढ़ा रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक। अगर आपको दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो डी और एफ ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ाए हुए हैं वन शॉट, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि दिक्कत नहीं होता है कोई बच्चा को जल्दी, तो महालोल है तभी दिक्कत होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ट्रांजिशन सीरीज। कह रहा है डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो भाई आयरन, कॉपर, क्रोमियम, इस तो डी ब्लॉक का ट्रांजिशन सीरीज का है और 3d सीरीज का है। ब्रोमीन भैया पी ब्लॉक का एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये तो पी ब्लॉक का है। हमसे पूछ रहा है ट्रांजिशन नहीं है, तो यही वाला तो है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35। हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ओके फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। कह रहा है KMnO4 को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेते हैं? तो पायरोलुसाइट ओर का यूज करते हैं हम लोग। MnO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइट। ठीक है, इसी का नाम है पायरोलुसाइट का यूज। ठीक है, ओके, तो ये हम लोग आधा क्वेश्चन कम से कम देख लिए हैं। 35 को क्वेश्चन और बाकी है, तो आप लोग एकदम पेशेंस के साथ, एकदम पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, यानी कि भाग जाना आधा करें, पूरा देखना है भाई, यहां से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए बता भी रहे हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि सर इसका यूपीएससी नेम क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका यूपीएससी नेम हम लोग देखिए लेते हैं। यह है कोबाल्ट है सर, और NH3 है सर 5 गो, फिर यहाँ Cl है सर, और बाहर में है सर Cl2। अब बताइए इस पे 2 गो माइनस चार्ज होगा तो इस पे प्लस कितना होगा सर? 2।
तो हम लोग जब भी आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, किसका सर, सेंट्रल मेटल का। तो सेंट्रल मेटल कौन है सर, कोबाल्ट। तो निकालिए एक्स, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है 0 और ये निगेटिव चार्ज तो -1, ये बराबर होगा किसके सर, 2 के। तो एक्स बराबर कितना आ गया सर, एक कोई कता ले जाएंगे तो सर 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ गया 3। अब जब हम लोग नाम लिखते हैं तो बाहर वाले आयन का जो इस साइड है तो है ये नहीं है, सीधे हम लोग नाम लिखेंगे लिगेंड का। अब लिगेंड में है NH3 का नाम क्या होता है, एमीन, और Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइडो। तो बताइए इस दोनों में नाम किसका होगा, एबीसीडी में जो पहले आएगा। अब 5 गो एमीन है तो क्या लिखेंगे सर, पेंटा, एमीन, अमीन, पेंटा एमीन, ओके। फिर Cl का नाम एक के वो है तो क्लोराइडो। फिर इसका नाम लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं सेंट्रल मेटल का नाम। अच्छा बताइए सेंट्रल मेटल का नाम कोबाल्टेट होगा कि कोबाल्ट होगा। अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज रहता तो इसका नाम कोबाल्ट नहीं होता, कोबाल्टेट हो जाता, और अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है या कोई भी चार्ज नहीं है तो जो मेटल का नाम है वही रहेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, कोबाल्ट। क्या नाम होगा, कोबाल्ट। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 3, और फिर बगल में Cl है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बाहर में आयन कितना है उसका नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, बाई ट्राई यूज नहीं करते हैं। तो ऐसा नाम आपको कहां दिख रहा है, पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3। तो ये नाम आप लोग चेक कर लीजिएगा कि दिया हुआ कि नहीं, मिस्टेक होगा तो ये वाला हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेट। अच्छा बताइए सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रेट, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हम लोग बोलते हैं, मतलब जहां पे पानी हो। तो पानी एक ही जगह दिखिए रहा है सर, कहां पे, यहाँ सर डी वाला ऑप्शन, तो आंधड़ो मार देगा आंसर सर। 37 का आंसर क्या होगा, डी। 37 का क्या होगा, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोएरिन। अच्छा हेलोएरिन किसको बोलेंगे, जब बेंजीन वाले रिंग से अगर कोई हेलोजन अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोएरिन, और ओपन चेन वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो अगर हम लोग इसका बात करें, इसका बात करें और इसका बात करें तो ये तो रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये तीनों क्या है, तो सर ये तीनों है हेलो एल्केन। लेकिन सर अगर हम लोग इसको देखें ये तो ऐसे है सर, ये तो ऐसे है C6H5 और यहाँ पे Cl है, यही तो है सर हेलो एरीन। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सर 38 का आंसर क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका लिख रहे हैं, SN2 वाले का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है मिथाइल हैलाइड का, मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री हैलाइड, फिर 1 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड, और फिर लास्ट में होता है 3 डिग्री हैलाइड का। तो मिथाइल हैलाइड दिया ही है, मिथाइल ब्रोमाइड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। कह रहा है कि किसका यूज नहीं करते हैं एल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए, किससे, एल्कोहल से। तो हम लोग Cl2 का यूज नहीं करते, किसका यूज नहीं करते हैं, Cl2। बाकी इसका भी यूज कर लेते हैं, PCl5 का भी यूज करता है, और थायोनाइल क्लोराइड का भी यूज होता है, ओके। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा ए हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ डू एनेंशियोमर डिफर। एनेंशियोमर कैसे डिफरेंट होता है, तो एनेंशियोमर है क्या, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को कौन शो करता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, पीपीएल को रोटेट कर देता है। तो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अच्छा ईथर वाला ये तो पते होगा आप लोग को, विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो 42 का आंसर क्या हो गया सर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑक्सीडाइज
1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड विदाउट अफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं पीसीसी, पाइरिडीनियम, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको शॉर्ट में पीसीसी बोला जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका यूज करते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं होता है और 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 43 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 44। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन फेनॉल रिएक्ट विथ। अच्छा, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। फेनॉल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, फेनॉल का रिएक्शन कराते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बनता है सैलिसल्डिहाइड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर-टीमैन रिएक्शन। ये तो फेमस रिएक्शन है भाई। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है सर कि रीमर-टीमैन रिएक्शन में यही जो रिएक्शन था, यही वाला रिएक्शन कह रहा है कि सर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है CCl2 और 2 यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। ओके। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन कह रहा है which of the following reagent does not react with both acetone and benzaldehyde। कह रहा है कि इसमें कौन सा रिएजेंट है जो एसीटोन मतलब कीटोन और बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता है। यह है आपका फैलिंग सॉल्यूशन। ये रिएजेंट जो है एसीटोन और बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता है। ओके, तो ये हो गया 46। नेक्स्ट है आपका 47। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कई बार इसका हम लोग देखे हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट ये भी देगा, ये भी देता है, ये भी देता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ये कई बार बता चुके हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में तो आप हमारा वीडियो दो वीडियो देख सकते हैं, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर वाला, और एक और वीडियो है हेलो एल्केन वाला जिसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पूरा बताया हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है, देखिए एसिडिक ग्रुप तो कॉमन है, कार्बन भी कॉमन है, अब किसका एसिडिक नेचर कॉमन करवाएंगे, तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग एसिडिक देखेंगे तो फ्लोरीन हो जाएगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो हमारा आंसर क्या आ गया सर, 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, इसलिए। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट पीके वैल्यू। ध्यान देखिए, जिसका लोएस्ट पीके वैल्यू होगा, जिस एसिड का पीके वैल्यू लोएस्ट होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। तो इसमें से देख लीजिए कि ज्यादा एसिडिक कौन है। इसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो ये तो कम एसिडिक, ये भी कम एसिडिक। ये वाला जो है फॉर्मिक एसिड जो है ज्यादा एसिडिक है, इसमें भी CH3 ग्रुप जुड़ गया है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ए, इसलिए इसका पीके वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीके वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट 51 क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कन्वर्ट कार्बोनाइल ग्रुप इनटू CH2। मतलब कार्बोनाइल को कौन अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तो जिंक और मरकरी का के साथ हम लोग कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं तब ऐसा रिएक्शन होता है। तो 50 का आंसर क्या हो गया, बी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 51 है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन, टर्सरी ब्यूटाइल अमीन, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सियरी ब्यूटाइल अमीन। ये टर्सियरी ब्यूटाइल अमीन का स्ट्रक्चर, इसमें नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, एक ही से, तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। और हमसे पूछ रहा था 1 डिग्री अमीन ही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, यही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग ये वाला देखें स्ट्रक्चर तो क्या नाम है इसका, एन इथाइल। मतलब एक साइड है सर C2H5 और एक साइड क्या है सर, मिथाइल है। अब बताइए, यहाँ नाइट्रोजन 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब तो ये 2 डिग्री अमीन हुआ। ये क्या कह रहा है, ट्राई मिथाइल अमीन, मतलब तीनों साइड से सर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीनों साइड से सर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये तो सर हो गया 3 डिग्री अमीन, ये तो हो गया सर 3 डिग्री अमीन। इसका भी बता दे क्या, NN डाइमिथाइल, 2 N यूज हो गया, मतलब Na पे एक बार क्या है मिथाइल और N पे फिर से क्या है मिथाइल, तो ये भी 1 डिग्री नहीं हुआ, तो 1 डिग्री एक ही है हमारा सर टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन। तो 51 का आंसर क्या हो गया, ए।
चलिए, ऐसा क्वेश्चन भर भर के हम लोग किए हैं भाई एमीन वाला चैप्टर में, पढ़ा हुआ है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया था वहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन पढ़े हम लोग ये, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी एमीन विथ 1 कार्बन लेस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर 53 का सी, 53 का आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो यहां पे हम लोग रिएजेंट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या यूज करते हैं हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा 55, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किससे बना होता है भाई, अनरो बोल देगा सर, अमीनो एसिड से बना होता है, तो हलवा क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट, विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, आप लोग को पता है कि विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल, क्या नाम है, रेटिनॉल। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। बी में तो और भी ग्रुप होता है, जैसे B12 होता है साइनोकोवेलामन, B1 थाइमीन होता है, तो बी में तो सिर्फ बी का तो नाम नहीं हो, इसमें देना चाहिए B1 है, B2 है, B3 क्या है। हालांकि हमसे पूछ रहा था एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी, इससे हम लोग जानते हैं स्कर्वी होता है जिसको ब्लीडिंग गम बोलते हैं। विटामिन ए के कमी से होता है कैटेरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको हम लोग बोलते हैं, या जीरोप्थेल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। अब विटामिन डी से होता है ऑस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन, वेरी गुड, पता है आप लोग को। नेक्स्ट, which polysaccharide is the storage form of carbohydrate in plant, तो प्लांट में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च, और एनिमल में ग्लाइकोजन। यही क्वेश्चन हमको पूछ देता है एनिमल के रिगार्डिंग कि विच पॉलीसैकेराइड इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, तो आंसर होता है ग्लाइकोजन, और इन प्लांट्स में पूछ दिया तो स्टार्च। ओके, नेक्स्ट 58 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक, कह रहा है स्टोमक के अंदर कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ये किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। और लाइपेज किसको पचाता है, तो लाइपेज पचाता है फैट को, और माल्टेज किसको डाइजेस्ट करता है, माल्टोज को। लो भाई ये तो हलवा है, तो 58 का आंसर फिलहाल यहाँ पे क्या हो गया, सी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर दिख रहा है आपको कि सर स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, सब नेचुरल पॉलीमर है, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जांपल है आपका बेकेलाइट, क्या एग्जांपल है हमारा, बेकेलाइट। नेक्स्ट देखिएगा 61, अच्छा देखो पॉलीमर चैप्टर क्या किया है, एनसीईआरटी हटा दिया है। हम बताए थे ना कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, मतलब जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है इसमें पॉलीमर भी है, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ भी है, लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी है उससे हटा दिया है ना, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हटाया गया। लेकिन देखो इस सब के क्वेश्चन वो खुद दिया है, मतलब बिहार बोर्ड अपना मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पूछेंगे क्वेश्चन, क्योंकि बिहार बोर्ड के सिलेबस में ये है, ये बताने का कोशिश कर। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो चैप्टर पढ़ चुके हैं, वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, जहां से क्वेश्चन पूछेगा वो तुम लोग बना दो, तुम टैलेंटेड है भाई, तुम लोग के टैलेंट पे कोई शक नहीं कर सकता भाई, हम भी नहीं कर सकते, बहुत टैलेंटेड बच्चा है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपॉलीमर, मतलब एक ही तरह के मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, तो आपका है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से बना हुआ है, तो 61 का आंसर क्या हो गया सर, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर इलास्टोमर, क्या है, तो इलास्टोमर का एग्जांपल क्या है सर, हमारा बूना एस रबर है, ठीक है, इलास्टोमर का एग्जांपल। नेक्स्ट है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64,
विच टाइप ऑफ ड्रग्स आर यूज टू, अच्छा इंड्यूस पेन लिख दिया है, रिड्यूस पेन भाई, रिड्यूस पेन लिख दिया, इंड्यूस, रिड्यूस मतलब दर्द को कम करने के लिए हम लोग कौन सा दवा खाते हैं, एनाल्जेसिक, बुखार को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स, रिड्यूस फीवर, और बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक, और मेंटल पेशेंट को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा मेडिसिन का यूज करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स का, ठीक है, जैसे इक्वानिल था ट्रैंक्विलाइजर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, पैरासीटामोल है भाई, पैरासीटामोल क्या है, एंटीपायरेटिक है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए देते हैं, ये फूड प्रिजर्वेटिव थोड़े है, पैरासीटामोल का टैबलेट मिलाते हैं क्या फूड को प्रिजर्व करने के लिए, नहीं भाई, फर्जी चीज लिखा है, 65 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द क्लींसिंग ऑफ हार्ड वाटर, क्लीनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता है तो डिटर्जेंट यूज होता है। चलिए 66 का आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन इनॉट इलेक्ट्रोड, तो इनॉट इलेक्ट्रोड पे होता है रेडॉक्स रिएक्शन, कहीं दिया है क्या, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, हाँ ये 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट कह रहा है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, तो पी ए बराबर हम लोग पढ़े थे पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये है करेक्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, अच्छा ये ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ बना नहीं हुआ है, कह रहा था कौन सा ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को सही रिप्रेजेंट करता है, तो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन होता है और निगेटिव स्लोप के साथ नीचे आता है, ऐसे आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो 70 का आंसर क्या हो गया, ए। अब जो है हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इसमें आप लोग का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आप लोग जो इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, और कई बार तो पूरा एकदम सेम टू सेम दे देता है, तो आपको देखने की जरूरत है। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, सर इसका वीडियो बना दीजिए, या उसको हम प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, तो ये आप बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को। अब मॉडल पेपर आपका बाकी रह गया है फिजिक्स और मैथ का, तो वो भी जल्द ही आने वाला है, आप लोग वेट करिए, और कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटा हुआ है तो हमको मैसेज करिए, मतलब कमेंट में मैसेज करो, सर ये वाला नहीं आता है बताइए, तो बता देंगे। तो चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, इस क्लास को हम लोग करते हैं यहीं समाप्त, टाटा बाय बाय, चिल मारिए।